हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम जुनून ए मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 5वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रावी ने विक्रांत की पेट से निकलते हुए धुएं और उसके चेहरे पर छाई तड़प को देखा। उसका दिमाग इस वक्त सुन्न हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो घमंडी सुपरस्टार उससे इतनी नफरत करता था, जिसने उसे जेल भेजा था, वही इंसान आज अपनी जान पर खेल कर उसे इस आग के नर्क से बाहर निकाल कर लाया था। दोनों की नजरें एक बार फिर टकराई। एक तरफ विक्रांत की आंखों में अपनी गलतियों का गहरा पछतावा और रावी को बचाने का सुकून था, तो दूसरी तरफ रावी की आंखों में एक बहुत बड़ा सस्पेंस, उलझन और नफरत व एहसास के बीच एक नई जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी। तभी बाहर फायर ब्रिगेड और समीर की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ें गूंजने लगी। सिटी हॉस्पिटल के वीआईपी बर्न एंड ड्रामा विंग का गलियारा सुबह की मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। हवा में एंटीसेप्टिक और दवाइयों की तीखी गंध घुली हुई थी। कल रात ग्लोबल फॉल फैशन वीक के होल्डिंग रूम में लगी उस भयानक आग का मंजर अब शांत हो चुका था, लेकिन उसकी तपिश अभी भी कई जिंदगियों को सुलझा रही थी, झुलसा रही थी। विंग के प्राइवेट रूम नंबर 302 के दरवाजे के बाहर लगे शीशे से अंदर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। रावी मेहरा बेड पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क अब हटा दिया गया था, लेकिन धुएं के कारण उसका गला अभी भी अंदर से पूरी तरह सूखा हुआ था। उसकी दोनों कलाइयों पर हथकड़ी के नीले निशान और उसकी कोहनी पर बंधी ताज़ा सफ़ेद पट्टी इस बात की गवाह थी कि पिछले कुछ दिनों में उसका सामना कितनी खौफनाक मुसीबतों से हुआ था। उसकी पलकें धीरे धीरे कांपी और उसने बहुत ही मुश्किल से अपना भारी आंखें खोली। कमरे की सफ़ेद छत को देखते ही रावी के दिमाग में कल रात का वो डरावना मंजर किसी फिल्म की रील की तरह तेजी से घूमने लगा। कपड़ों का वो जलता हुआ रैक, जंक्शन बॉक्स से निकलती चिंगारियां, चारों तरफ फैला घना काला धुआं और दम घुटने के कारण उसकी अपनी आखिरी चीख। रावी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उस खौफनाक धुएं के बीच जो आखिरी चेहरा उसकी बंद होती आंखों के सामने आया था, वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि ग्लोबल सुपरस्टार विक्रांत सिंह ओबरॉय का था। मिस्टर ओबरॉय, रावी के सूखे होठों से बहुत ही बारीक और लड़खड़ाती हुई आवाज़ निकली। वह बेड पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पसलियों और कोहनी में एक बहुत तेज दर्द का झटका लगा। उसे याद आ रहा था कि जब वह होश खोने वाली थी, तब विक्रांत ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया था। उसने यह भी देखा था कि स्टेज का वो भारी जलता हुआ लोहे का पिल्लर सीधे विक्रांत की पीठ पर आकर गिरा था और उसकी आस्तीन से धुआं निकल रहा था। रावी के दिमाग में इस वक्त सवालों का एक बहुत बड़ा बवंडर चल रहा था। जो इंसान उससे इतनी नफरत करता था, जिसने उसके साफ सुथरे जमीर पर इतना घिनौना कीचड़ उछाला, उसे पुलिस की काल कोठरी में बंद किया, आखिर वही इंसान अपनी जान जोखिम में डालकर उसे उस धधकती हुई आग से बाहर निकाल कर क्यों लाया? क्यों किया आपने ऐसा मिस्टर ओबराय? क्या यह भी आपके किसी नए खेल या किसी नए शक का हिस्सा है? रावी ने खिड़की से बाहर देखते हुए मन ही मन खुद से सवाल किया। उसके दिल के अंदर विक्रांत के लिए नफरत की दीवार बहुत ऊंची थी, लेकिन कल रात की इस जानलेवा एहसान ने उस दीवार की नींव को थोड़ा सा हिला कर रख दिया था। वह इस वक्त एक बहुत ही पेचीदा मानसिक कशमकश से गुजर रही थी। ठीक उसी वक्त उस बंद कमरे के दरवाजे के बाहर कॉरिडोर के एक सुनसान कोने में विक्रांत सिंह ओबरॉय खड़ा था। उसने अस्पताल की एक ढीली नीली शर्ट पहन रखी थी, जिसके पीछे के हिस्से पर पट्टियों का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ था। कल रात रावी को बचाने के चक्कर में उसकी पीठ और दाहिने कंधे की त्वचा पूरी तरह से झुलस चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह तुरंत बेड पर लेटकर आराम करे, लेकिन विक्रांत अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे दीवार से टिक कर खड़ा था। उसकी गहरी भूरी आंखें लगातार रावी के कमरे के दरवाजे के शीशे पर टिकी हुई थी। सर प्लीज़ जिद मत कीजिए। डॉक्टरों ने कहा है कि आपका बर्न इंजरी, जले घाव 2nd डिग्री का है। अगर आप इस तरह लगातार खड़े रहेंगे तो टाँके खुल सकते हैं और इन्फेक्शन बढ़ सकता है। प्लीज़ अपने रूम में चलकर लेट
एड चाहिए। समीर ने फर्स्ट एड किट हाथ में लिए बहुत ही चिंतित और डरे हुए स्वर में कहा। विक्रांत ने अपनी नज़र रावी के दरवाजे से नहीं हटाई। उसकी आवाज़ में इस वक्त कोई पुराना अहंकार या सुपरस्टार वाला स्वैग नहीं था, बल्कि वहाँ सिर्फ एक गहरी आत्मग्लानि और कांपती हुई तड़प थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, लुक एट हर समीर, शी इज़ फाइटिंग फॉर हर लाइफ एंड डिग्निटी बिकॉज ऑफ माई ब्लेंड एरोगेंस। मेरी पीठ का यह दर्द उसकी मानसिक प्रताड़ना के सामने कुछ भी नहीं है जो मैंने इस बेगुनाह लड़की को दी है। मैं तब तक यहाँ से एक इंच भी नहीं पीछे हटूंगा जब तक मैं अपनी आंखों से इसे पूरी तरह सुरक्षित और होश में नहीं देख लेता। लेकिन सर, मिस रावी को होश आ चुका है। डॉक्टर ने अभी अभी उनके वाइटल्स चेक किए हैं, वे पूरी तरह आउट ऑफ डेंजर हैं। समीर ने विक्रांत को समझाने की कोशिश की। विक्रांत के होठों पर एक बहुत ही कड़वी और दर्दनाक मुस्कान आई। आई नो समीर, बट सी हेट्स मी। वह मुझसे इतनी नफरत करती है कि अगर उसने मेरा यह चेहरा यहाँ देख लिया तो वह इसी वक्त इस अस्पताल की बेड से उठकर चली जाएगी। वह ओबरॉय खानदान के किसी भी एहसान को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए मैं उसके सामने नहीं जा सकता। तुम अंदर जाओ, मेक श्योर कि उसे किसी भी मेडिकल केयर की कमी ना हो, और जो अमेरिका के न्यूरोसर्जन डॉक्टर क्लार्क आए हैं उनसे कहो कि राकेश जी के वार्ड नंबर 405 की चेकिंग शुरू करें। सारा पेमेंट सीधे मेरे सीक्रेट अकाउंट से जाना चाहिए। जी सर, मैं अभी अंदर जाकर सारी व्यवस्थाएं देखता हूँ। समीर ने अपना सिर झुकाया और बहुत ही सम्मान के साथ रावी के कमरे की तरफ बढ़ गया। विक्रांत ने एक आखिरी बार शीशे के पार रावी के उस मासूम चेहरे को देखा, अपनी हुडी की कैप को थोड़ा और आगे खींचा और बहुत ही भारी दर्द और कदमों से कॉरिडोर के अंधेरे की तरफ बढ़ गया ताकि रावी की नज़रों से दूर रह सके। इधर ओबराय मैंसन के पिछले हिस्से के उस पुराने और बंद सर्वेंट क्वार्टर के एक सुनसान कमरे में समीर और दो भारी भरकम हथियार बंद बाउंसर खड़े थे। उनके सामने कुर्सी पर कामनी ओबराय का वो वफादार गुर्गा जग्गा लोहे की जंजीरों से पूरी तरह जकड़ा हुआ बैठा था। उसका मुंह विक्रांत की मार के कारण बुरी तरह सूज चुका था और उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। समीर ने अपनी जेब से एक डिजिटल रिकॉर्डर निकाला और उसे जग्गा के सामने ऑन कर दिया। देखो जग्गा, तुम्हारे पास अब झूठ बोलने का या चालाकी करने का कोई रास्ता नहीं बचा है। मिस्टर विक्रांत ओबरॉय ने तुम्हें कल रात वेन्यू पर रंगे हाथों पकड़ा है। अगर तुम सीधे सीधे सच उगल देते हो कि तुम्हें उस फैशन शो के कपड़ों में और बिजली के जंक्शन बॉक्स में आग लगाने के लिए किसने कितने पैसे दिए थे, तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है, वरना ओबरॉय साम्राज्य की ताकत तुम्हें ऐसी जगह दफन कर देगी जहाँ से तुम्हारी परछाई भी बाहर नहीं आ पाएगी। समीर ने अपनी प्रोफेशनल और ठंडी आवाज़ में पूरी तरह से डराते हुए कहा। जग्गा ने थर थर कांपते हुए अपनी नजरें उठाई। उसका हौसला पूरी तरह टूट चुका था। उसने थूक निगलते हुए कहा, सर प्लीज़ डोंट किल मी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। मुझे ओबरॉय मैंसन की इसी सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की से कामनी मैडम ने वो पर्चा दिया था। उन्होंने ही मुझे उस फैशन शो के वेन्यू का पता दिया और कहा कि कपड़ों के रैक में इस तरह आग लगाओ कि पूरा शो बर्बाद हो जाए और सारा इल्ज़ाम चीफ मैनेजर रावी मेहरा की लापरवाही पर आए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इस काम के बदले वो मुझे 50 लाख रुपए और इस शहर से बाहर सुरक्षित भागने का रास्ता देंगी। मेरा इसमें कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं था सर, मैं तो सिर्फ उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। समीर ने बहुत ही सातिर मुस्कान के साथ रिकॉर्डर का बटन बंद किया। उसने जग्गा की आंखों में देखा और कहा, बहुत अच्छे जग्गा, तुम्हारा यह कबूलनामा अब हमारे पास सुरक्षित है। समीर कमरे से बाहर निकला और सीधे विक्रांत को फ़ोन मिलाया, जो इस वक्त अस्पताल के अपने पर्सनल रूम में अपनी पीठ के घावों पर पट्टी करवा रहा था। सर, जग्गा ने अब सब कुछ उगल दिया है। उसने साफ साफ शब्दों में कामनी मैडम का नाम लिया है और यह भी माना है कि फैशन शो में आग लगाने की असली मास्टरमाइंड वही थी। हमारे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो स्टेटमेंट पूरी तरह तैयार है। क्या मैं यह सबूत इसी वक्त बड़े साहब के सामने पेश करूं ताकि कामनी और शौर्य को हमेशा के लिए पुलिस के हवाले किया जा सके? समीर ने फ़ोन पर पूछा। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड का एक भारी सन्नाटा रहा। फिर विक्रांत ने बेहद ठंडी, गंभीर और
परिपक्व आवाज आई, नो समीर, नॉट इट। कामिनी और सौरभ पहले से ही दादाजी के ऑर्डर्स पर मेंशन के अंदर नज़रबंद है। अगर हम यह सबूत अभी दादाजी को दिखाएंगे तो वे पारिवारिक सम्मान और बिजनेस के शेयर गिरने के डर से इस मामले को फिर से घर के अंदर ही दबा देंगे। मैं इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। इस सबूत को पूरी तरह से सीक्रेट रखो, जगह को हमारे ओबराय फार्म हाउस के तहखाने में शिफ्ट कर दो और उस पर कड़ा पहरा लगाओ। मैं इस मोहरे का इस्तेमाल बिल्कुल सही वक्त पर सीधे पूरे गेम को पलटने के लिए करूंगा। कामिनी की हर एक चाल पर नजर रखो, वह अपनी आखिरी बाजी खेलने की कोशिश जरूर करेगी। जी सर, जैसा आपका हुक्म। मैं जग्गा को फार्म हाउस शिफ्ट करवा रहा हूँ, समीर ने कहा और फोन कट गया। विक्रांत ने फोन को साइड टेबल पर रखा। उसकी आंखों में इस वक्त अपनी सौतेली माँ और भाई के लिए खूंखार प्रतिशोध की आग साफ चमक रही थी। अगली सुबह मूनलाइट इवेंट्स के मुख्य दफ्तर का माहौल बहुत ही ज़्यादा तनावपूर्ण था। कल रात के हादसे की खबर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मीडिया में फैल चुकी थी। 5 करोड़ के कीमती इंटरनेशनल कपड़ों का जल कर राख हो जाना किसी भी नई कंपनी के लिए दिवालिया होने जैसी बात थी। रावी मेहरा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपनी सूजी हुई कलाइयों और कोहनी पर पट्टी बांधे सीधे मिस्टर मल्होत्रा की कैबिन के बाहर खड़ी थी। उसका दिल इस वक्त इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। वह अच्छे से जानती थी कि इस कारपोरेट दुनिया के नियम बहुत सख्त होते हैं। कल रात का हादसा भले ही एक साजिश था, लेकिन कागज पर वह इस शो की चीफ मैनेजर से इतनी बड़ी लापरवाही के बाद मल्होत्रा उसे न सिर्फ नौकरी से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे बल्कि उस पर करोड़ों का लीगल केस भी ठोक सकते थे। रावी ने गहरी सांस ली, अपने आत्मसम्मान को बटोरा और केविन का दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुई। मिस्टर मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ फाइल्स देख रहे थे। नमस्ते सर, मैं कल रात के हादसे के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी मेरी थी और मैं वेंडर्स और आग लगाने वाले उस शख्स को रोक नहीं पाई। सर, मुझे पता है कि कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जो भी लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। रावी ने अपनी नज़रें नीचे झुकाकर बहुत ही भारी मन से अपनी गलती स्वीकार की। वो अपने पिता के इलाज के पैसों और अपनी इस नौकरी के चले जाने के डर से अंदर से पूरी तरह टूट रही थी। मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी फाइल को बंद किया, अपनी ऐनक उतारी और रावी की तरफ बहुत ही शांत और मुस्कुराते हुए देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा या चिढ़ नहीं थी, जो रावी के लिए बेहद अप्रत्याशित था। मल्होत्रा ने बहुत ही शालीन आवाज में कहा, रिलैक्स मिस रावी, प्लीज़ हैव अ सीट। कल रात जो कुछ भी हुआ वह कोई तुम्हारी लापरवाही नहीं थी। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस की शुरुआती जांच से साफ पता चला है कि वह एक सोची समझी आपराधिक साजिश थी। किसी बाहर के दुश्मन ने जानबूझकर मूनलाइट इवेंट्स का नाम बदनाम करने के लिए बैक स्टेज पर आग लगाई थी। और सबसे बड़ी बात, तुमने अपनी जान पर खेल कर उस आग के बीच से कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बाकी के बैक स्टेज डेटा को बचाने की कोशिश की। आपकी इस जाबाजी और वफादारी से हमारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा प्रभावित है। रावी यह सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या क्या कहा सर आपने? आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल रहे? और वो 5 करोड़ का नुकसान? मिस रावी, वो सारे इंटरनेशनल कपड़े पूरी तरह से इंश्योर्ड थे। इंश्योरेंस कंपनी हमारी पूरे नुकसान की भरपाई कर रही है। और जहाँ तक नौकरी की बात है तो मिस्टर मल्होत्रा अपनी कंपनी के सबसे बेस्ट और ईमानदार एम्प्लॉय को इतनी आसानी से नहीं खोते। ग्लोबल फॉल फैशन वीक कैंसिल नहीं हो रहा है, बल्कि हम इसे अगले हफ्ते एक नए और दुगने बड़े वेन्यू पर दोबारा रिशेड्यूल कर रहे हैं। और इस शो की चीफ कमांडर दोबारा सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगी। आपकी सैलरी में भी 20% का हाइक किया जा रहा है। आप जाइए और अपने पापा के इलाज पर ध्यान दीजिए और कल से नए जोश के साथ काम पर लौटिए। मल्होत्रा ने एक बहुत ही प्रोफेशनल और सपोर्टिव मुस्कान के साथ कहा। रावी के केविन से बाहर निकलते ही उसके पैरों के नीचे की जमीन जैसे हवा में तैर रही हो। उसे अपनी इस बेहिसाब खुशनसीबी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। इस क्रूर कॉरपोरेट दुनिया में जहां लोग एक छोटी सी गलती पर किसी गरीब का करियर तबाह कर देते हैं, वहां मूनलाइट इवेंट्स उसके 5 करोड़ के नुकसान को हंसकर माफ़ कर रही थी और उसे प्रमोशन दे रही थी। रावी के तेज और समझदार दिमाग में अचानक एक बहुत बड़ा शक का बीज बोया गया। नहीं,
यह इतना आसान नहीं हो सकता। मल्होत्रा सर भले ही कितने भी अच्छे बिजनेसमैन हों, लेकिन वे कोई चैरिटी नहीं चला रहे हैं। मूनलाइट्स इवेंट के पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली और अदृश्य ताकत काम कर रही है। कोई ऐसा इंसान है जो पर्दे के पीछे से मेरे हर एक कदम को ट्रैक कर रहा है, मेरी हर एक मुसीबत को छुप कर हल कर रहा है और मुझे इस इंडस्ट्रीज में टिके रहने के लिए बैकडोर से करोड़ों का फंड ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन कौन हो सकता है वह अदृश्य रक्षक? क्या वह मिस्टर दिग्विजय सिंह ओबरॉय हैं, या फिर रावी का दिमाग झटके से विक्रांत सिंह ओबरॉय के उस चेहरे पर जाकर रुक गया जो कल रात धुएं के बीच उसकी बाहों में था। रावी ने अपनी मुट्ठी को बंद किया। मूनलाइट इवेंट्स के मुख्य दफ्तर की घड़ियां रात के ठीक 11 बजे का समय दिखा रही थी। पूरा कॉरपोरेट हब इस वक्त गहरे सन्नाटे के आगोश में समा चुका था। खिड़कियों के बाहर मुंबई के गगनचुंबी इमारतों की लाइटें और सड़क पर दौड़ती गाड़ियों की हेडलाइट्स धुंधली दिखाई दे रही थी। दफ्तर के सारे कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी अपने अपने घरों के लिए रवाना हो चुके थे। पूरे फ्लोर पर घोर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ कॉरिडोर के कोने में लगी एक छोटी सी नाइट लैम्प की मध्यम पीली रोशनी फर्श पर लंबे और रहस्यमयी साए बना रही थी। इस सन्नाटे को चीरती हुई दफ्तर के सकरे गलियारे में बहुत ही दबे पांव एक साया आगे बढ़ रहा था। वह साया कोई और नहीं बल्कि रावी मेहरा थी। रावी ने काले रंग की एक साधारण कुर्ती और लेगिंग्स पहन रखी थी और उसके बाल पीछे एक ढीले जूड़े में बंधे हुए थे। उसके हाथों में इस वक्त कोई बैग या फाइल नहीं थी, बल्कि उसके तेज और समझदार दिमाग में सिर्फ और खुद को बेचैन करने वाले उस एक सवाल का जवाब ढूंढने का जुनून सवार था। वह अच्छी तरह जानती थी कि आज दोपहर को मिस्टर मल्होत्रा के कैबिन में जो कुछ भी हुआ वह कोई सामान्य व्यावसायिक घटना नहीं थी। 5 करोड़ की इंटरनेशनल करोड़ों कपड़ों का जलकर राख हो जाना और बदले में कंपनी द्वारा उसे नौकरी से ना निकालना, बल्कि 20% का हाइक और प्रमोशन देना, यह इस बेरहम कारपोरेट दुनिया का नियम हो ही नहीं सकता। कोई बहुत ही ताकतवर इंसान है जो पर्दे के पीछे से मेरी इस शतरंज की बाजी को कंट्रोल कर रहा है। मुझे आज रात हर हाल में उस अदृश्य चेहरे का मुखौटा उतारना ही होगा। रावी ने मन ही मन खुद से कहा और अपनी सांसों को काबू में करते हुए फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भारी शीशे के दरवाजे के पास पहुंच गई। उसने अपनी जेब से एक डुप्लीकेट मास्टर की निकाली जिसे उसने शो के बैक स्टेज वेंटर्स के मैनेजमेंट के दौरान अपने पास सुरक्षित रखा था। बहुत ही सावधानी से उसने चाबी को लॉक के अंदर डाला। क्लिक की एक बहुत ही मध्यम आवाज के साथ दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। रावी बिल्ली की तरह दबे पांव अंदर दाखिल हुई और पीछे से दरवाजा बहुत ही आहिस्ते से बंद कर लिया। कमरे के अंदर घोर अंधेरा था। रावी ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन किया और उसकी रोशनी को फर्श की तरफ रखते हुए सीधे मुख्य अकाउंटेंट के कैबिन की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां कंपनी के सारे सीक्रेट बैंक ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टर्स की फाइल अलमारी के अंदर बंद रहती थी। इसी समय ओबरॉय मैंसन के उस सबसे पिछले अंधेरे और सीलन भरे सर्वेंट क्वार्टर के बंद कमरे के अंदर एक बहुत ही खौफनाक और अंतिम खूनी साजिश का ताना बाना बुना जा रहा था। कमरे के बाहर दिग्विजय सिंह के 2 हथियारबंद गार्ड्स पूरी मुस्तैदी से बंदूकें ताने खड़े थे, लेकिन कमरे की टूटी हुई पुरानी लकड़ी की खिड़की के पार रात के अंधेरे में कामनी ओबराय का सबसे वफादार खूंखार शूटर राणा खड़ा था। राणा ने एक ब्लैक ओवरकोट पहन रखा था और उसकी आंखों में किसी भी इंसान की जान लेने को लेकर जरा से भी हिचकिचाहट नहीं थी। वह एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर किलर था। राणा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जग्गा पकड़ा जा चुका है। अब विक्रांत ने उसे कहाँ छुपा रखा है हमें नहीं पता। हमारे छोटे मोटे वार जैसे झूमर का गिरना या फैशन शो के कपड़ों से आग लगाना विक्रांत को हिला नहीं पाए। वह हर बार बच जाता है और उस रावी मेहरा की ढाल बन जाता है। कामनी ने खिड़की की लोहे की सलाखों के पीछे से अपनी आवाज़ को बेहद धीमी और बर्फीला रखते हुए कहा। उसके लाल लिपस्टिक लगे होंठ इस वक्त नफरत के मारे कांप रहे थे। मैडम, आप हुक्म दीजिए। इस बार राणा का निशाना खाली नहीं जाएगा। इस बार खेल का अंत कैसा होना चाहिए? राणा ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए बहुत ही ठंडे लहजे में पूछा। कामनी के चेहरे पर एक बेहद शातिर और जहरीली मुस्कान उभर आई। उसने सलाखों के बीच से एक लिफाफा राणा की तरफ बढ़ाया।
नो मोर एक्सीडेंट राणा, दिस टाइम आई वॉन्ट अ डायरेक्ट हिट। इस बार कोई टेक्निकल ग्लिच या एक्सीडेंट का नाटक नहीं होना चाहिए। सीधे विक्रांत सिंह ओबराय की छाती पर बंदूक से गोली मारो। विक्रांत का कल दोपहर को मड आइलैंड के एक सुनसान विला के सेट पर उसका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो का लाइव शूट है। वहाँ सुरक्षा के इंतजाम बहुत बड़े होंगे, लेकिन बैक स्टेज के उस सकरे वीआईपी कॉरिडोर में वह परफॉर्मेंस के बाद बिल्कुल अकेला होता है। तुम्हें वहीं पर घात लगाकर बैठना है। विक्रांत का अंत कल इसी धूप के ढलने से पहले हो जाना चाहिए। मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब तक विक्रांत जिंदा रहेगा, दादाजी दिग्विजय सिंह हमें इस ओबराय साम्राज्य की फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। विक्रांत का मरना हमारे इस नर्क से आज़ाद होने का इकलौता रास्ता है। सौर्य ने भी पीछे से फर्श पर बैठे बैठे अपने सूजे हुए जबड़े को दबाते हुए नफरत के साथ कहा, मैडम, आपका काम कल शाम होने से पहले हो जाएगा। विक्रांत सिंह ओबराय की सांसों की डोरी कल हमेशा के लिए टूट जाएगी। यह राणा का वादा है। राणा ने लिफाफे को अपने ओवरकोट के अंदर छुपाया, अपने सिर पर लगी ब्लैक कैप को नीचे खींचा और मैंसन के बगीचे के घने अंधेरे झाड़ियों के बीच से होता हुआ बाहर निकल गया। कामनी ने मुड़कर सौर्य की तरफ देखा और दोनों की आंखों में ओबराय साम्राज्य की गद्दी पर बैठने का वो खूनी लालच साफ तैरने लगा। इधर मूनलाइट्स इवेंट्स के अकाउंट्स रूम के अंदर सस्पेंस अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुका था। रावी मेहरा फर्श पर घुटनों के बल बैठी हुई थी और उसकी फ़ोन की फ्लैश लाइट की रोशनी सीधे लोहे के उस बड़े कैबिनेट के अंदर रखी फाइल्स पर पड़ रही थी। उसने अलमारी के लॉक को खोलने के बाद कम से कम 20 से ज़्यादा इन्वेस्टर और ऑडिट फाइल्स को खंगाल डाला था, लेकिन हर जगह मूनलाइट कॉरपोरेशन के मुख्य शेयर्स का नाम ही लिखा हुआ था। असली इन्वेस्टर का नाम बहुत ही चालाकी से छुपाया गया था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मल्होत्रा सर खुद इतने बड़े नुकसान की भरपाई अपने पर्सनल फंड से कभी नहीं करेंगे। कोई तो ऐसी सीक्रेट ट्रांजैक्शन स्लिप होगी जो इस कंपनी के बैंक अकाउंट्स को सीधे ऑपरेट कर रही है। रावी के माथे से पसीने की बूंदें टपक कर फाइल्स के पन्नों पर गिर रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर सुरक्षा गार्ड्स ने राउंड मारते हुए उसे यहाँ देख लिया तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। तभी अचानक अलमारी के सबसे निचले हिस्से में दबी एक डार्क रेड कलर की कॉन्फिडेंशियल फाइल पर रावी की नज़र पड़ी। उसने झटके से उस फाइल को बाहर निकाला और उसके पन्ने पलटने लगी। फाइल्स के बीच में एक बहुत ही ताज़ा यानी ठीक 2 दिन पुरानी बैंक की ऑफिशियल सीक्रेट फंड ट्रांसफ़र स्लिप रखी हुई थी। उस स्लिप पर सीधे मूनलाइट इवेंट्स के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए के एडवांस और राकेश मेहरा के अस्पताल के वीआईपी वार्ड के सारे खर्चों को पर्सनल अकाउंट से पे करने की पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी। रावी ने जैसे ही उस ट्रांजैक्शन स्लिप के सबसे निचले हिस्से पर इन्वेस्टर के सिग्नेचर और उसके पर्सनल सेक्रेटरी बैंक अकाउंट्स का नाम देखा, उसके हाथ से वह फाइल छूटकर फर्श पर गिर गई। रावी की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका पूरा वजूद जैसे ही कि पल में सुन्न होकर रह गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उस कीमती सीक्रेट स्लिप पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, विक्रांत सिंह ओबराय पर्सनल वीआईपी सीक्रेट अकाउंट, और उसके बगल में हूबहू विक्रांत ओबराय के वो रौबदार सिग्नेचर थे जिन्हें रावी ने ओबराय मैंसन के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर कई बार देखा था। मिस्टर विक्रांत सिंह ओबराय। रावी की हलक से एक बेहद कमजोर और कांपती हुई आवाज़ निकली। उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका था। उसने अपनी आंखों पर, अपने कानों पर और अपनी किस्मत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हो रहा था। नहीं, यह कैसे मुमकिन है? जो इंसान मुझसे इतनी नफरत करता है, जिसने मेरे आत्मसम्मान का पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाया, जिसने मेरे बीमार पिता का इंजेक्शन रोककर उन्हें मौत के मुंह में धकेला, वही इंसान छुपकर मेरी नौकरी बचा रहा है। वही इंसान मूनलाइट कंपनी में बैकडोर से करोड़ों का फंड ट्रांसफ़र कर रहा है और मेरे पापा के इलाज का एक एक रुपया अपनी जेब से भर रहा है। क्यों 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 कर रहे हैं आप यह सब मिस्टर ओबराय? क्या आपको लगता है कि आप अपनी इस असीम दौलत के दम पर रावी मेहरा के टूटे हुए स्वाभिमान और उसकी नफरत को छुप कर खरीद लेंगे? रावी का पूरा बदन गुस्से, सदमे और अपमान की एक नई आग में सुलगने लगा। उसे लग रहा था कि विक्रांत का यह छुप कर एहसान करना उसके आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा और घिनौना वार था। वह किसी की मुफ्त की भीख या हमदर्दी पर जीना पसंद नहीं करती थी, और खासकर उस इंसान की तो बिल्कुल नहीं जिसने उसकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था। रावी ने झटके से उस बैक स्लीप को अपने हाथ में लिया, उसे मोड़ा और अपने ब्लेजर की जेब में रख लिया। उसने अलमारी को वैसे ही बंद किया और बहुत ही कड़े सदे हुए गुस्से से भरे कदमों के साथ अकाउंट्स
रूम से बाहर निकल आई। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू नहीं थे, वहां सिर्फ और सिर्फ विक्रांत के झूठे एहसान के मुखौटे को उतारने की एक भयंकर जिद साफ चमक रही थी। वह सुबह होते ही सीधे विक्रांत के सामने जाकर इस स्लिप को उसके मुंह पर फेंकना चाहती थी। अगले दिन की दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। मुंबई के मड आइलैंड के एक बेहद आलीशान, सुनसान और समुद्र के किनारे बने वीआईपी शूटिंग विला का नज़ारा बेहद चकाचौंध से भरा हुआ था। देश के सबसे बड़े सुपरस्टार विक्रांत सिंह ओबराय का नया इंटरनेशनल म्यूजिक वीडियो का लाइव शूट अपने आखिरी शेड्यूल पर था। चारों तरफ भारी भरकम कैमरे, लेजर लाइट, स्क्रीन और क्रू मेंबर्स की भारी भीड़ लगी हुई थी। हजारों की तादाद में फैंस विला के मुख्य गेट के बाहर बैरिकेड्स पर विक्रांत की एक झलक पाने के लिए चिल्ला रहे थे। स्टेज के सेंटर में विक्रांत सिंह ओबराय ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, अपने पूरे सुपरस्टार वाले स्वैग, एटीट्यूड और असीम गुरूर के साथ परफॉर्मेंस दे रहा था। उसकी आवाज़ और उसकी चाल का जादू पूरे सेट पर छाया हुआ था। कोई भी उसे देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि कल रात ही उसकी पीठ और दाहिना कंधा आग की लपटों के कारण सेकेंड डिग्री बर्न से सुलझ चुका था। उसने अपने शर्ट के नीचे बहुत ही हैवी पेन किलर इंजेक्शन और पट्टियों का जाल छुपा रखा था। जब भी वह कोई हैवी डांस मूव करता, उसकी पीठ का घाव दोबारा खींच जाता और उसे एक जानलेवा दर्द का झटका लगता। लेकिन विक्रांत के चेहरे पर सुपरस्टार का वो मुखौटा इतना परफेक्ट था कि उसने अपने दर्द की एक छोटी सी लकीर भी अपने माथे पर नहीं आने दी। ओके, कट्स, परफेक्ट शॉट सर, दैट वाज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। हमारा मुख्य शूट पूरा हो चुका है, अब आप अपने वीआईपी वैनिटी रूम में जाकर आराम कर सकते हैं, डायरेक्टर ने माइक पर चिल्लाकर बहुत ही सम्मान के साथ कहा। पूरे क्रू ने विक्रांत के लिए तालियां बजाना शुरू कर दिया। विक्रांत ने बहुत ही धीमे से अपने सनग्लासेस उतारे। जैसे ही कैमरों की लाइट्स बंद हुई, उसके चेहरे पर वो असहनीय दर्द साफ उभर आया। उसने अपनी पीठ को थोड़ा सा सीधा किया, उसकी लेदर जैकेट को संभाला और भारी कदमों से विला के पिछले हिस्से में बने उस सकरे, सुनसान और वीआईपी वैनिटी कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगा ताकि वहां जाकर अपनी पट्टियों को चेंज करवा सके। उस कॉरिडोर में सुरक्षा गार्ड्स को विक्रांत के पर्सनल ऑर्डर्स पर बाहर ही रोक दिया गया था, क्योंकि विक्रांत को अपने स्पेस में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी। विक्रांत जैसे ही उस सकरे और मध्यम रोशनी वाले कॉरिडोर के बीच में पहुंचा, तभी अचानक सामने के एक बंद कमरे का दरवाजा खुला और रावी मेहरा सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रावी का चेहरा गुस्से के मारे पूरी तरह से तमतमा रहा था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। विक्रांत ने जैसे ही रावी को अचानक अपने सामने इस तरह देखा, वह अपनी जगह पर बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसकी गहरी भूरी आंखों में एक पल के लिए घबराहट और गहरा पछतावा साफ दिखाई देने लगा। वह नहीं चाहता था कि रावी यहाँ आए। रावी, यू व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई पर्सनल शूटिंग जोन? तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? विक्रांत ने अपनी आवाज़ को जबरदस्ती कड़क और भारी बनाने की कोशिश की ताकि वह अपने अंदर के डर को छुपा सके। परमिशन? मिस्टर विक्रांत सिंह ओबराय, मुझे आपके इस चकाचौंध वाले साम्राज्य में आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, रावी ने अपनी बेहद कड़क, तीखी और स्वाभिमानी आवाज़ में कहा। उसने अपने ब्लेजर की जेब में हाथ डाला और झटके से वो मुड़ी हुई बैंक ट्रांजैक्शन स्लिप निकालकर पूरी ताकत से विक्रांत के चौड़े सीने पर दे मारी। वह कागज का टुकड़ा विक्रांत की शर्ट से टकराकर फर्श पर गिर गया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस रावी? विक्रांत ने नीचे गिरे कागज को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी। नॉनसेंस? नॉनसेंस मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं मिस्टर ओबराय? रावी की आवाज़ गुस्से के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलक आई, लेकिन उसकी आवाज़ में एक शेरनी जैसी दहाड़ थी। दिस इज़ द ट्रांजैक्शन स्लिप ऑफ मूनलाइट इवेंट्स, कल रात जो मैंने कंपनी के अकाउंट्स रूम से निकाली है। मुझे इस पर आपके सिग्नेचर्स और आपके पर्सनल बैंक अकाउंट की डिटेल्स साफ दिखाई दे रही है। अब बंद कीजिए अपना यह घिनौना नाटक। सच सच बताइए मुझे कि आप मुझ कर यह छुप कर एहसान क्यों कर रहे हैं? क्यों आपने मल्होत्रा सर को कहकर मुझे वो नौकरी वापस दिलाई? क्यों मेरे पापा के इलाज का एक एक रुपया आप अपनी जेब से भर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपनी इस बेहिसाब दौलत की ताकत से रावी मेहरा के चरित्र पर लगे उस दाग को धो देंगे जो आपने पूरी दुनिया के सामने लगाया
है? क्या आप मेरी नफरत को पैसों से खरीदना चाहते हैं? विक्रांत रावी के मुंह से यह सच सुनकर पूरी तरह से निशब्द रह गया। उसका वो सुपरस्टार का गुरूर आज इस लड़की के सामने एक बार फिर पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसकी आवाज़ पूरी तरह से रूंध चुकी थी। रावी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हारी नफरत या तुम्हारे स्वाभिमान को खरीदना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने अपने अंधे गुस्से में एक बेगुनाह लड़की पर जुल्म किया, तुम्हारे पापा को अस्पताल की बेड पर पहुंचाया। मैं सिर्फ अपनी इस गलती का कफन सिलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे पापा की जान बचाना चाहता हूँ रावी। इसके पीछे मेरा कोई दूसरा मकसद नहीं है। मुझे नहीं चाहिए आपका यह कफन, और मुझे नहीं चाहिए आपका यह छुप कर किया हुआ कोई भी गंदा एहसान। रावी ने पूरी ताकत से चिल्लाकर विक्रांत के शब्दों को बीच में ही काट दिया। मैं आज इसी वक्त मूनलाइट इवेंट्स की नौकरी को लात मारती हूँ, और आपके दादाजी ने मेरे पापा के इलाज का जो भी खर्च उठाया है, मैं दिन रात मजदूरी करके सड़कों पर भीख मांग कर आपका वो एक एक रुपया ब्याज समेत आपके मुंह पर फेंक दूंगी, लेकिन मैं विक्रांत सिंह ओबराय के टुकड़ों पर कभी नहीं पलूंगी। दोनों की नजरें एक बार फिर नफरत और ग्लानि की भयंकर आग के साथ टकरा रही थी। विक्रांत रावी के सामने हाथ जोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक उस सकरे कॉरिडोर के सबसे पिछले हिस्से के घने अंधेरे कोने से एक बहुत ही ठंडी और खौफनाक परछाई बाहर निकली। बस आया। कामनी का शूटर राणा था। राणा के दाहिने हाथ में एक साइलेंसर लगी हुई ब्लैक ऑटोमेटिक पिस्टल थी, जिसका सीधा निशाना इस वक्त सीधे विक्रांत सिंह ओबरॉय की छाती के बिल्कुल बीचों बीच तना हुआ था। उसकी उंगली बंदूक के ट्रिगर पर कस चुकी थी। रावी की नज़र जैसे ही विक्रांत के पीछे खड़े उस नकाबपोश शूटर और उसकी चमकती हुई बंदूक की नली पर पड़ी, उसका पूरा खून जम गया। उसकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह गई, और उसके मुंह से एक बहुत ही तेज और डरावनी चीख निकली, विक्रांत पीछे देखिए। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।